हेलो गाइस एंड वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स एंड टुडे आई एम वेरी 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 एक्साइटेड क्योंकि आज आपको बड़ी नई नई इंफॉर्मेशंस मिलने वाली हैं अलग अलग तरीके से और भी फैक्ट्स के साथ में और एक दो चीज़ों का खुलासा भी होने वाला है कि अभी इंटरनली क्या चल रहा है। तो ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि हर बात के बाद कोई ना कोई बात है। लेकिन जिसको सच सुनने से स्ट्रेस होता है तो वो तो ले ही ले, क्योंकि वो झूठ बोलना बंद नहीं करेगा। तो हम सबको पता है कि मैडम और जनाब का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, सबको पता है। इतनी पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, इतनी पुरानी, इतनी घिसी-पिटी न्यूज़ हो चुकी है कि अब तो अगर कोई आके बोल भी देता है तो लगता है हाँ, तो कोई बात नहीं ना, था। मतलब ये बहुत हल्की बात लगती है लोगों को, कि था तो था, पता है तो पता है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस तरीके से था, कब शुरू हुआ एग्ज़ैक्टली और उस टाइम पे मैडम की अपने एक्स के साथ में कैसी ट्यूनिंग थी, ये डिटेल में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। क्योंकि ये तो बिल्कुल अंदर की बातें हो जाती हैं, कैसे कोई बता सकता है? ये एग्ज़ैक्ट टाइम तो मैडम और जनाब ने भी आज तक नहीं बताया कि उनका चक्कर कब शुरू हुआ था, कि मैडम को सर्दी, खाँसी ना मलेरिया हुआ, उनको नहीं पता कब लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। कब लवेरिया हुआ, मैडम को पता ही नहीं चला और जनाब को भी कब हुआ, जनाब को भी नहीं पता चला। क्योंकि हाँ, प्रपोज़ तो हम में से किसी ने किया ही नहीं। मैंने ऑफ़िशियली नचबलिये में किया था 2016-17 में तुमने प्रपोज़ किया और तुम कहते हो तब तुम्हारा ऑफ़िशियली प्रपोज़ल हुआ था। उसके पहले तुम क्या कर रहे थे जनाब? इतनी बार करने के बाद भी इतना टाइम लगाया प्रपोज़ करने में। तो बिना टाइम वेस्ट करे, फालतू की बात करे, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो जनाब का इंटरव्यू है, मुझे मेरी सब्सक्राइबर ही है, उन्होंने भेजा है। आप लोग इतना खोद-खोद के सच लाते हो और मुझे वाक़ई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट लगता है, इसीलिए मुझे डिस्कस भी करना है। तो जनाब का एक इंटरव्यू है काफ़ी पुराना, उसमें आप ये देखिए पहले क्लिप। Do you have any love song which best describes your relationship? इश्क रिस्क। इश्क इश्क हाँ। हम दोनों Initially को वो सॉन्ग पर्सनली भी बहुत पसंद है और जिस वक़्त वो सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, तो ऐसा लगता था कि शायद हमारे लिए ही हमारे बना लिए ही है। लिखा हुआ है। इश्क रिस्क, जिस वक्त वो सॉन्ग रिलीज हुआ था ऐसा लगता था कि वो हमारे लिए ही बना हुआ है। नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग कि वो सॉन्ग कब रिलीज हुआ था। गाइस, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, लेकिन ये लोग क्या बताते हैं कि मैडम जब सेपरेट हो गई, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स तो बाद में हुआ, लेकिन मैडम ऑलरेडी सेपरेटेड थी, फिर जनाब के साथ चक्कर चला है। लेकिन एक लेडी जो शादीशुदा अपनी खुशी से जो जिंदगी गुजर बसर हो रही थी, उसका फिर किसी और से टाका भिड़ जाता है और फिर वो बैठ के दुनिया को आदर्श बहू के ज्ञान दे, तो उसको इसी तरीके से खोलना चाहिए। हमें किसी के राज फाश करने में, कैरेक्टर बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस लेडी ने अभी फिर बैठ के ज्ञान दिया है, तो जब जब ये ज्ञान देगी तब तक इनके कर्म और कांड याद दिलाए जाएंगे। सिमर का जो शो शुरू हुआ था, ससुराल मक्खी का, वो शुरू हुआ था अप्रैल 2011 में और ये जो सॉन्ग रिलीज हुआ है मेरे ब्रदर की दुल्हन का इश्क रिस्क, वो रिलीज हुआ था अगस्त 9 2011 में। मतलब अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने में इश्क रिस्क हो गया। हाँ, मतलब 4 महीने लगे तुम्हें इस आदमी के साथ ऐसा रियलाइज करने में कि मैं इसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। सिर्फ 4 महीने। देखो, एक कवारी लड़की को 4 महीने लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक शादीशुदा लड़की को जो अपने हस्बैंड के साथ खूब खुशी से रह रही है, अब आप बोलोगे आपको कैसे पता खुशी से रह रही है? मैडम का जो बर्थडे आता है वो होता है 6 अगस्त को और मैडम के हस्बैंड ने, ग्लो सैमसंग ने, 6 अगस्त को पार्टी थ्रो करी थी मैडम की बर्थडे की और उसमें जनाब भी मौजूद थे। तो अब आप इससे आइडिया लगाओ इन लोगों की फितरत का कि ये उस बंदे का कितना काट रहे थे। मतलब जिससे तुम इश्क रिस्क कर रहे हो, उसी की औरत की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, उसके हस्बैंड के होते हुए, बेशर्मों के जैसे भी ये बेशर्मों के जैसे इश्क रिस्क करते रहे। मैडम से पूछा जाएगा कब तुम्हें एहसास हुआ? जनाब ने जब शो छोड़ दिया था उसके बाद मुझे लगा नहीं, कुछ तो ज्यादा है, कुछ तो ज्यादा है। कुछ तो ज्यादा है तब नहीं था, झूठी। यहाँ पे भी तुमने झूठ बोला। जनाब से बोला जाता है कब? नहीं, प्रपोज तो हम में से किसी ने भी नहीं किया। झूठे। बिना प्रपोज करे तुम्हारा इश्क रिस्क कैसे चल सकता है? तुम्हें पता होता है ना कि तुम किस इक्वेशन में हो, तुम भाई बहन तो थे नहीं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना। तो प्रपोज तो हम में से किसी ने भी नहीं किया है। प्रपोज तो हम में से किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि जब झूठ बोलते हैं तो एग्जैक्ट क्या आंसर देना है कुछ पता ही नहीं होता है। पहले तुम डिसाइड कर लेते कि ये जो हमने झूठ बोला है, लोगों को उल्लू बनाया है, एक स्टोरी लेके आते। तुम लोगों की प्रॉब्लम यही है, जैसे ही कैमरा ऑन होता है तुम ज्ञान देने लग जाते हो, स्टोरी सबकी अलग अलग निकलती है, फिर तुम एक्सपोज हो जाते हो, फिर तुम कहते हो नेगेटिविटी में हमें नहीं जीना है।
जब नेगेटिविटी में नहीं जीना है तो क्यों लोगों का काट रहे हो, क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो, क्यों एक अच्छी इमेज के सहारे पैसा कमाना चाहते हो जबकि तुम अच्छे नहीं हो। इतना ही नहीं, इनकी शादी में प्रॉब्लम्स इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बाद ही शुरू हुई हैं, उसके पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके हस्बैंड ने उसको पूरी फ्रीडम दी कि तुम टीवी इंडस्ट्री में काम करो, और उसका देवर जो था उसके थ्रू ये कनेक्शन बना, क्योंकि मैडम का जो देवर था आलोक, वो कलर्स में काम कर रहा था। तो ऐसा तो है ही नहीं कि तुम्हारे कनेक्शन तुमने इसके थ्रू नहीं बनाए, तुमने इन्हीं लोगों को यूज करके इन्हीं लोगों का काट दिया, और आके सती सावित्री बनती हो, ब्लैक पैच था, मेरी लाइफ का ब्लैक पैच था, मेरे हर हिस्से में ब्लैक पैच है। तुम जहां जहां जाती हो वहां ब्लैक पैच बन जाती हो लोगों की लाइफ में। फिर इनके अफेयर के बारे में पूरे सेट पे पता था, ससुराल मक्खी का कि पूरे सेट पे एक एक इंसान को पता था। जनाब को धीरे धीरे सीन्स देने बंद कर दिए गए, जनाब को बिल्कुल गूंगा कर दिया गया, जनाब को ये पसंद नहीं आया। जनाब कह रहे मैं लीड एक्टर के तौर पे आया था, अब मेरे लिए एक सीन नहीं है, मैं खड़े खड़े वापस आ जाता हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा है एक तरीके से, मतलब कोई सीन नहीं दे रहा तो काम ही नहीं मिल रहा। और मैडम का वही रोना धोना, मतलब बैकग्राउंड में तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हो, पूरे अय्याशी कर रहे हो, और स्क्रीन पे तुम सिमर द बहुरानी बने हुए हो, जिस इमेज का तुम अभी भी खा रहे हो। एक इंसान को अपने गिरेबान में झांक के शर्म नहीं आती थी कि मैं स्क्रीन में क्या पोर्ट्रे कर रही हूँ, किस तरीके के बहू का कैरेक्टर दिखा रही हूँ, और बैकग्राउंड में मेरी क्या हरकतें हैं। कोई भी इंसान, आप लोग जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे हो, कोई भी इंसान चाहेगा कि हमारे घर की ऐसी लेडी बहू बने जो शादी में रहते हुए बाहर काम करने जाए और चक्कर चला दे। इनकी जो इंडस्ट्री है वहां पे बातें फैलने लगी, फिर आर्टिकल्स निकलने लगे, लोग पूछने लगे कि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, तो इसने आके क्लैरिफाई किया कि हमारा कोई डिवोर्स नहीं होने वाला है, ये र्यूमर्स हैं। और ये क्लैरिफिकेशन इसने दिया था जनवरी 2013 में। तुम जनवरी 2013 पे, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद में लोगों को बता रही हो कोई डिवोर्स नहीं होने वाला है। चक्कर पूरा तुम्हारा कंटिन्यू रहा है, एकदम जनाब के साथ ये चक्कर में थी, क्योंकि जनाब को जब काम नहीं मिल रहा था तो यही पालती थी जनाब को, और कहीं से जनाब को मॉनिटरी हेल्प नहीं मिलती थी, क्योंकि जनाब ने तो बता ही दिया था ना कि उसके पापा के पास में पैसे नहीं थे देने के लिए। उन्होंने एक बार 5000 दिया, उसके बाद उन्होंने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उसके फादर की जब तबियत खराब हो गई 2013 में, तो मैडम भोपाल से सबको लेकर के आ गई, और इसी बीच ये अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जनाब के साथ में लिव इन में शिफ्ट हो गई। तो ये इस तरीके के एक्ट करने वाली लेडी, ये हमें बताएगी, जनता को बताएगी, यूट्यूब में लोगों को बताएगी कि आपको छोटी मोटी इख्तलाफात होती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं रिश्ते में, उनको साइड करके आगे बढ़ना चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए, राइट? खुद की हरकतों की वजह से डिवोर्स हुआ, उसके बाद में जब लोगों ने पूछा कि आपका फाइनली डिवोर्स हो गया, इट वॉज मेंट टू हैपन, कि ये होना ही था। मतलब इसने कुछ भी एक्सेप्ट ना करते हुए, आज तक इसने अपने ऊपर एक उंगली भी नहीं एक्सेप्ट की है कि मैंने गलत किया, मैंने किसी की लाइफ बर्बाद की, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ी, जिसने मुझे सपोर्ट किया मैंने उसी के सपोर्ट की धज्जियां उड़ाई। और अम्मी को बहुत ज्यादा, मेरी लाइफ में जो सबसे बेस्ट हुआ है, मुझे अम्मी और पापा जैसे सास ससुर मिले हैं। मतलब इन माँ बाप की इज्जत और दूसरे माँ बाप की इज्जत, जिसकी ग्लो सैमसंग की मम्मी स्कूल में प्रिंसिपल थी, रिटायर हो गई अभी, उनको किस किस को जवाब देना पड़ा होगा जब लोग सुनते होंगे कि तुम्हारी बहू तो दूसरे के चक्कर में फंस गई है। मतलब उनकी इज्जत नहीं, मतलब किसी किसी की इज्जत होगी, हर किसी की नहीं होगी। सेलेक्टिव लोगों में खुश रहिए, सेलेक्टिव लोगों में प्यार बांटिए, सेलेक्टिव लोगों को इस्तेमाल करिए, और सेलेक्टिव लोगों की बेइज्जती करिए, घर तोड़वाइए, और सिर्फ अपने मतलब के काम करिए। और ये लोग इस हद तक बेशरम थे कि इनसे ये पूछा गया कि पूरा ससुराल सिमर का जो तुम्हारी जर्नी है उसमें तुम्हें क्या अच्छा लगा, तो कहते हमारा वो जो शादी वाले एपिसोड्स थे ना, वो हमें बहुत अच्छे लगे। जब प्रेम और सिमर की शादी हो रही थी, और शादी का जो पूरा वो वीक था, हाँ, वहाँ पे उसमें सगाई बहुत थी, मजा आया मेहंदी था। थी, हल्दी थी, वो जो वीक था आई थिंक वो बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि उस वक्त हमने बहुत सारी मस्ती की थी, हम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आए थे। तो तुम रियल में वही करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम एक शादी में ऑलरेडी हो तो तुम दूसरे रिलेशन में कैसे कूद सकते हो? ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कितना भी मॉडर्नाइजेशन क्यों ना आ गया हो, मैं तो बोल रही हूँ तुम अमेरिका में भी क्यों ना चली जाओ, वहां पे भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते तुम, बिकॉज चीटिंग इज अ चॉइस, इट्स नॉट अ मिस्टेक। तुमने मिस्टेक नहीं की, तुमसे गलती से कुछ नहीं हुआ, तुमने फुल्ली कॉन्शियस होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कैरेक्टर को भी दाव पे लगा करके तुमने बोला नहीं, मुझे तो जनाब ही चाहिए। बहुत सारे लोग, टीवी इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड हो, इनका जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे, क्योंकि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करते हैं ना, एकदम क्लोज होकर के वो रोमांस का एक्ट करते हैं, तो ये लोगों के साथ में इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, राइट? लेकिन
किसी का घर बर्बाद करने का तुम्हें क्या हक है? हेमा मालिनी का धर्मेंद्र का भी हुआ था अफेयर। हेमा मालिनी ने बोला कि ही वाज सो हैंडसम कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मुझसे हो गया प्यार। बट हेमा मालिनी ने उनको ये नहीं फोर्स किया कि आप अपनी पहली वाइफ को छोड़िए। हालाँकि वो भी बहुत बड़ा दुःख उन्होंने झेला, उनकी फर्स्ट वाइफ ने। एक दूसरी वाइफ के आ जाने से पहली वाइफ को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने पूरा घर बर्बाद किया मैडम ने, एक इंसान की लाइफ बर्बाद की। अगर आप किसी को चीटिंग करके घर से निकल जाते हो, छोड़ करके पूरी इस तरीके के माहौल में और खुल्लम-खुल्ला अय्याशी कर रहे होते हो, उसको कहाँ-कहाँ से, कैसे-कैसे, किस-किस ने नहीं सुनाया होगा। बट उसका हमेशा से एक ही जवाब था कि मेरे बारे में सोचती ना सोचती, लेकिन मासूम रिश्ते के बारे में तो सोच ली थी कम से कम। तो तुम्हारी ज़रा-सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो प्रेम जो थे सिमर के, उनको तो ऑन स्क्रीन अपनी खुद की बीवी से रोमांस करने में हेजिटेशन होती थी। मतलब बिल्कुल शर्मीले-शर्मीले, बिल्कुल नादान परिंदे रहते थे। लेकिन ऑफ स्क्रीन रियलिटी में किसी दूसरे की बीवी से रोमांस करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कोई हेजिटेशन नहीं हुई, खुले में इश्क लड़ाया। इन्होंने अपनी खुशी और अपनी मौज-मस्ती के आगे ना तो किसी की इज़्ज़त की परवाह की, ना किसी को दुःख देने से ये लोग बाज़ आए और ना ही इन्होंने अपने घरवालों की भी सुनी होगी। इनको जो करना था इन्होंने किया। ये जो जनाब बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो तुम्हारी अम्मी को क्यों नहीं प्रॉब्लम आई? तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि बेटा किसी का घर तोड़ के अपना घर नहीं बसाते? अरे तुम इनके व्लॉग उठा लो, व्लॉग में मैडम जनाब को बैठा करके जनाब की तारीफ़ करती हैं कि इनके अंदर कोई भी गलत आदत नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना किसी लेडी से, तुम्हारे अंदर तो चलो है ही, इसके अंदर ये गलत आदत नहीं है कि ये किसके साथ क्या कर रहा था। ये फिर जनाब कहते हैं कि अम्मी ने शुरू से ऐसी तरबियत दी है, ऐसी परवरिश दी है। पता चल गया कैसी परवरिश दी है। तुम्हें अम्मी ने और तुम्हारे पूरे खानदान ने मैं बताती हूँ कैसी परवरिश दी है। ढोंग करने की परवरिश दी है कि बेटा लंबी-लंबी फेंक के, ढोंग करके कैसे दुनिया का काट के आगे बढ़ो। भई इनके खानदान में अनलिमिटेड कांड हैं, तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए बस अल्लाह ताला की बातें करते रहते हैं, दीन की बातें करते रहते हैं। जन्नती बेटा, जन्नती बेटा। अभी इनकी भी पोल खोलती हूँ मैं, तुच्चा मामू ने क्या किया है, अभी आपको बताते हैं। अभी हम जनाब मैडम पे ही रहेंगे। तो मैडम का ये जो मटर कांड हुआ था, ये तो बहुत छोटा झूठ है। ये तो मतलब कुछ है ही नहीं। दिस इज़ टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके नीचे कितने बड़े झूठ हैं और कितना आप लोगों को उल्लू बनाया हुआ है, ये आपको आइडिया भी नहीं होगा। एक और इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। जब डब्बा की शादी होने वाली थी, तो जनाब और मैडम ने इस शादी को एक प्रोजेक्ट के तौर पे लिया कि इससे हम जितना भी कमा सकते हैं, जितना भी खींच सकते हैं, हम खींचेंगे क्योंकि अब हमें नया कंटेंट मिला है। लेकिन डब्बा को इन्होंने कोई गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनवाई। इन्होंने डब्बा की शादी के कपड़े जो मैडम ने डब्बा के बनवाए और पेटी खाला के और सितारा के इन सब के बनवाए। तो आप देखो मैडम के कपड़ों में जो मैडम ने ड्रेसेस पहनी है, चाहे वो रिसेप्शन में हो, चाहे वो मुंबई के रिसेप्शन में हो, चाहे वो मोदाहा के रिसेप्शन में हो, चाहे वो शादी वाले दिन हो, चाहे वो मेहंदी वाले दिन हो, मैडम की सारी ड्रेसेस आप देख लो। उन ड्रेसेस में और जो मैडम ने इन लोगों की ड्रेसेस बनाई है, चाहे तो वो डब्बा की खुद की एज़ अ ब्राइड उसको क्या नीले, पीले, नारंगी, ऑरेंज कपड़े अजीब से पहना दिए थे। लेस ही लेस लगा के वो भी होलसेल में लेके आई थी। तो अपनी ड्रेसेस तुमने जब नहीं खराब की, तो तुमने ब्राइड की ड्रेसेस क्यों खराब कर दी कंजूसी में? हुँ? मिस कक्कड़, कंजूसी करना तुम्हें मतलब आता है, लेकिन कंजूसी अपने लिए नहीं होती लेकिन घरवालों के लिए होती है। फिर तुम डायलॉग मारोगी, अपनी खुशी सिर्फ़ परिवार वालों में ही है। हाँ? अपनी खुशी परिवार वालों में है, तो परिवार वालों की खुशी का भी ख़्याल रखना चाहिए ना। तुम्हें मतलब जब जिसको इस्तेमाल करना हो तुम उसको कर लो, लेकिन दूसरे इंसान के लिए एफर्ट्स तुम्हें जब लेने की बारी आएगी तब तुम कंजूसी करो, उनको नौकरों के जैसे ट्रीट करो, अपने और उनके लाइफ़स्टाइल में बहुत वास्ट डिफ़रेंस दिखाओ। लोगों ने पूरी इमेज जो अपनी बनाई हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बड़बोलेपन, ज्ञान और कंटेंट बनाने पे बनाई हुई है। पर्सनल लाइफ़ में तुम लोगों की रियलिटी दूर-दूर तक मैच नहीं करती, जो तुमने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। चाहे तो तुम आदर्श बेटे बनने का नाटक कर रहे हो, चाहे आदर्श भाई बनने का नाटक कर रहे हो, चाहे आदर्श भाभी बनने का नाटक कर रहे हो, चाहे आदर्श बहू बनने का नाटक कर रहे हो। क्योंकि तुम हमेशा लोगों को सिखाते हो कि किस तरीके से रिश्ते निभाने चाहिए। तो तुम लोग ऐसे कैसे हो कि तुम जनाब ने भी अपनी गर्लफ्रेंड को लात मार दी थी जब मैडम को पकड़ लिया था। मैडम ने अपने पति को और अपनी फैमिली को और अपने मासूम रिश्ते को लात मार दी। पिटारा ने अपने पति को लात मार दी। पिटारा के जो हस्बैंड है उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को लात मार दी। जो डब्बा है उसने अपने ससुराल वालों को लात मार दी कि मुझे तो लड़का घर जमाई चाहिए ही चाहिए। जो लहर है उसके घर वालों को लात मार दी कि मुझे इस लड़की से कॉन्टेक्ट लेना है, इसके बाप को मैं भले ही घुसने ना दूँ। जो नानी है उनके इतने सारे बेटों को लात मार दी कि हम नानी को पाल रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। इसका भी भांडा फोड़ूँगी मैं। अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। बिल्कुल एंड तक देखिए, बिल्कुल हिलिएगा नहीं। तो जनाब और मैडम का तो यही था, खुल्लम-खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। तो यही सीन के साथ में तुमने अपना
चालू कर दिया। लेकिन जब एक्चुअल में खुल्लम खुल्ला प्यार करने का टाइम आया, जब मैडम कह रही थी मुझे वैलेंटाइंस डे मनाना है, हाँ मुझे वैलेंटाइंस डे मनाना है, जनाब मुझे स्पेशल फील कराइए। जनाब हमेशा से बोलते रहे किसी को बहुत शिकायत रहती है, स्पेशल नहीं फील कराता हूँ। तो जब तुम स्पेशल फील कराना जानते नहीं हो, प्यार करना जानते नहीं हो, तो तुम क्या कर रहे थे? तुम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे इस औरत का, क्योंकि ये औरत तुम्हारे लस्ट में पागल हो गई थी। लस्ट मीन्स लस्ट, वो सिर्फ लस्ट था, प्यार नहीं था। ऐसे प्यार नहीं हो जाता है अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के। इस लेडी का साथ इसके माँ बाप ने दिया इसकी पहली शादी तुड़वाने के पूरे फेज में, फिर उसके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी साथ दिया, फिर एक इंटर रिलीजन जो शादी हुई उसमें भी साथ दिया, इसके कन्वर्जन में भी साथ दिया, इसके बच्चा पैदा जो अभी हुआ है उसमें भी साथ दिया, क्योंकि डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के पहले जो इसके पैरों में तेल लगाता था वो इसकी माँ थी। फिर इसको जो बच्चा पाल रही है तब भी इसकी माँ ने साथ दिया। ये अपने माँ बाप को कभी इतना एक्नॉलेज नहीं करती है, ये जितना अम्मी और पापा मेरी लाइफ में बेस्ट हुआ। क्या किया, क्या है उन्होंने ऐसा? उन्होंने किया, कंट्रीब्यूट किया है। बस एक तुम्हें आदमी चाहिए था, वो उन्होंने दे दिया तुम्हें अपना बेटा। तो उनके पास अगर ऑप्शन होता तो वो कभी देते भी नहीं। तो जब भी इसको वैलेंटाइंस डे मनाना होता था, ये खुश हो जाते थे, जनाब कुछ करते नहीं थे। और फिर जनाब का वही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, गैस लाइट करना कि मेरे हिसाब से तो हर दिन प्यार के लिए होता है, एक दिन प्यार के लिए ठीक नहीं है, एक दिन प्यार के लिए। और इसने मैनिपुलेट किया, ब्रेन वॉश किया। मैडम कह रही हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, ये मुझे गिफ्ट वैसे नहीं देती, लेकिन जब भी देती है बहुत बड़ा वाला देती है। मतलब तुम तो बोल रही थी इजहार करते रहना चाहिए, प्यार को इजहार की जरूरत है, प्यार को इसकी जरूरत है उसकी। और जब इजहार करने का टाइम आता है, जब जनाब खुश रहते हैं, फिर भी तुम कहती हो ही लव्स मी, माय जनाब लव्स मी। एक शौहर सबसे ज्यादा खुशनसीब होता है जब उसकी बीवी वफादार हो। तो ये बीवी तो वफादार थी ही नहीं, तो ये जब तुम्हें मिल गई तो ये तुम्हारे लिए वफादार कैसे हो सकती है? मतलब एक इंसान एक के लिए वफादार नहीं है, दूसरे के लिए वफादार है, तो उसको वफादार माना जाएगा। जो अभी चीट कर सकता है, कल को कभी और भी चीट कर सकता है, उसका भरोसा कैसे किया जाए? भरोसा तो करना पड़ेगा, अब कौन मिलेगा? मिलेगा ही नहीं तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो ये मैडम का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और उन्होंने बोला कि बड़ा हेयर फॉल हो रहा है मुझे और मेरे बाल बिल्कुल ऐसे ऐसे करके निकल रहे हैं, बहुत कम वॉल्यूम हो गया है बालों का। तो ये हेयर पैच लगा रही है, पहले से शुरू से लगाती रही है। तो अभी जनाब ने इसका हेयर पैच ऐसे निकाल के दिखाया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो गोलमाल तो तुम में भी बहुत कुछ है, तुम्हारी पर्सनैलिटी में भी बहुत कुछ गोलमाल है। मैडम ने बोला कि जनाब नटे हैं, मैडम ने बोला, मैडम ने बोला कि जनाब झबरे हैं, मैडम ने बोला जनाब छपरी हैं। तो जब तुम्हारी बीवी तुम्हारी कमियां हाईलाइट नहीं कर रही है, तो तुम अपनी बीवी की एक एक कमी को हाईलाइट क्यों करते हो? चाहे जनाब हो चाहे फनी हो, ये लोग भले ही कितने भी नल्ले हो जाएं टाइम टू टाइम, भले ही इनके अंदर कोई टैलेंट ना हो, लेकिन ये अपनी वाइफ्स को, मतलब फनी अपनी वाइफ को, जनाब अपनी वाइफ को टाइम टू टाइम याद दिलाते रहेंगे बहुत सारी तुम्हारे अंदर कमियां हैं, तुम हेयर पैच लगाते हो या तुम्हारी इज्जत नहीं है। ये उन मर्दों के, इनसिक्योर मर्दों की आदतें होती हैं जिनको अपनी वाइफ का एम्पावरमेंट या पॉजिटिव पॉइंट्स या उसका स्ट्रांग होना उनसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली हो या रेपुटेशन वाइज हो, किसी भी चीज में हो। वो हमेशा वो चीज ढूंढते हैं, खाली चीज जहां पे कि हाँ यहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है, तो ये मैं बार बार पिन पॉइंट करूंगा। जैसे जनाब झलक दिखलाजा में गए थे, आप अपनी प्रिपरेशन से ज्यादा इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे। ये तो पहले एपिसोड में निकल गई थी। ये तो पहले एपिसोड में निकल गई थी। और मैडम भी हाँ मैं तो, मेरे तो पचकाओगे, तो मैं तो पहले एपिसोड में निकल गई थी। मतलब तुम अपनी जर्नी शुरू करोगे, लेकिन तुम्हें ये बताना जरूरी है कि वो पहले निकल गई थी। और इसीलिए तुम बिग बॉस में जाने से डरते हो, क्योंकि मैडम जीत के आई है और तुम जीत के नहीं आओगे तो तुम्हें ईगो में बहुत तकलीफ होगी तुम्हारे। और मैडम कहती है ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो तुम्हारे अंदर बहुत है। अगर तुम्हारे अंदर ईगो नहीं होता तो आज की डेट में तुम अपनी बहनों से मिल रही होती। तुम अपनी बहनों से सिर्फ इसलिए दूर हो क्योंकि तुम्हारे अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। ये जितने भी लोग देख करके ये बोलते हैं कि इनके बारे में मत एक्सपोज करो, क्यों नहीं करें एक्सपोज? क्या आप लोगों से ये झूठ बोलना बंद कर रहे हैं? मतलब आप लोग ये चाहते हो कि हम अपना कटवाना चाहते हैं, हम उल्लू बनना चाहते हैं, हमें आप उल्लू बनने दीजिए, हमें एक्सपोज मत करवाइए इन लोगों का। हम इनको ऐसे ही देखना चाहते हैं परफेक्ट, जो कि ये नहीं है। तो आप मुझे इस चीज को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि एक झूठे इंसान को झूठा ना बोला जाए, एक चोर को चोर ना बोला जाए। तो इनके ब्लाइंड फॉलोवर्स और ये सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा झूठ पकड़ा ना जाए, हमारी चोरी पकड़ी ना जाए, और हम इसी तरीके से ज्ञान पे ज्ञान देते रहें। आज के एपिसोड में देंगे, कल के एपिसोड में देंगे, फिर उसके अगले एपिसोड में देंगे, और ऐसे ही ज्ञान देते रहेंगे कि अम्मी हाँ आज करने, अम्मी दिल मजबूत कर लो अम्मी। अम्मी के पास ऑप्शन है। अगर तुमने प्लान बना लिया कि मुझे हज करने जाना है, तुम जहां भी ट्रिप्स में जाते हो, जब तक तुम्हें रिजॉर्ट स्पॉन्सर्ड नहीं मिल जाए, जब तक तुम उसमें से 4 व्लॉग ना निकाल लो, खर्चा ना निकाल लो, तब तक तुम ट्रिप नहीं एंजॉय कर पाते हो।
मतलब तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पैसे का ऑब्सेशन है कि तुम अपने माँ बाप को घुमाने ले जाओगे तो सिर्फ घुमाने नहीं ले जाओगे कि ये ट्रिप में कोई व्लॉगिंग नहीं होगी, सिर्फ हम टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन तुम्हें जिस दिन तुम घूम रहे हो उसी दिन शूट भी करना है, उसी दिन एडिट भी करना है और उसी दिन डालना भी है। और तुमने अपनी मम्मी पापा को देव भैया के साथ में कमरा दे दिया, वहां पे एक गद्दा पड़ा हुआ है। अगर कि देव भैया नीचे सो रहे हैं तो तुम्हारे माँ बाप बेड पे एक आदमी के साथ एक कमरे में सोएंगे रात में। अम्मी फिर रुपट्टा करके आ जाती हैं कि हमें अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। तो अम्मी किसने हिदायत दी पराए मर्द के साथ एक ही कमरे में रहने, किसने दी? इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। हम्म, तो इस तरीके की बातें जब तुम लोग करते हो तो तुम बहुत सारी जगह पकड़े जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं चलता है। क्योंकि अब तुम्हें क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि तुम ढोंग कर रहे हो। तुम्हें लगता है हम कुछ भी बोलेंगे और लोग यकीन कर लेंगे और लोग हमारे एक्शंस पे पकड़ेंगे नहीं। अब लोग पकड़ लेते हैं। वी आर देयर इन टर्म्स ऑफ लाइंग। तरीके से इसने वो उम्रा का सीन अपनी माँ के ऊपर डाला है। और अम्मी, अरे तुम कैसे लेडी हो भाई? तुम कह रही हो हाँ करेंगे, कोशिश कोशिश करेंगे, अब करेंगे कोशिश। ये इतना टाइम लग रहा है इस चीज को बताने में। मतलब गोइंग टू मक्का मदीना, इसमें एक सेकंड थॉट, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का थॉट भी किसी मोमिन, किसी मुस्लिम के माइंड में नहीं आ सकता। फिर तुम कहती हो अल्लाह जैसे चाहे हिदायत दे। तो अम्मी आपको हिदायत नहीं मिल रही है तो लो लो, हिदायत जरूरी है अम्मी। इनका कोई भी झूठ पकड़ लो, कोई भी, इनके पास एक ही जवाब है, हमारे हेटर्स हैं। और दूसरा इनकी मम्मी का एक ही जवाब है कि तुम्हारे चाहने वाले बहुत है तुम्हारे चले, तुम्हें मत सोचो, ऐसे आगे बढ़ते रहो ढोंग करते हुए। तो इन लोगों का यही सीन है कि हमने बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी उल्लू बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग बातों पे यकीन करेंगे ही नहीं। जितने भी लोग सच बोलते रहे, हमारा आईना दिखाते रहे दुनिया के सामने, कोई यकीन नहीं करेगा। क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस को हमने रिलीजन का यूज करके उल्लू बना दिया है। तो लोग कहेंगे जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, इनको आगे बढ़ाओ, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, सबसे आगे झूठों की लाइन में खड़ा कर दो, सबसे झूठे हम। जनाब ने अपने माँ बाप को कितने सालों से अलग रखा हुआ है। वेकेशन में भी लेके गया तो एक आदमी उनके कमरे में छोड़ा हुआ। आप बोलोगे देव भैया की जरूरत होगी पापा को, क्यों? अपनी वाइफ के साथ में हाथ पकड़ के वॉशरूम तक नहीं जा सकते? अंदर तो वो खुद ही जाते होंगे ना। जब वो नीचे वॉक कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब वो सबके सामने बैठ करके तो वॉशरूम में करते नहीं होंगे। अपनी प्राइवेसी में ही करते होगे ना कि तुम गेट के बाहर खड़े रहो, हम यहाँ पे है ना जा रहे हैं, बस हमारा हाथ पकड़ के वहां तक ले जाओ। इससे ज्यादा तो कोई रीजन होगा नहीं, क्योंकि उनके घुटनों में तकलीफ नहीं है, उनके बाकी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, उनका बस ब्रेन फंक्शन ही थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन अब तो उन्हें सब पता है भाई। और ये कौन सी 40 साल की ख्वाहिश थी जो आदर्श बेटे ने पूरी नहीं की? मतलब तुम्हारे पापा की वहां पे अजमेर शरीफ विजिट जो तुमने करवाई है, उसको तुम कह रहे हो पापा की 40 साल की ख्वाहिश थी। तो अभी तक तुम क्या कर रहे थे? इसका मतलब तुम्हारे लिए पापा की ख्वाहिश मैटर ही नहीं करती। तुम्हें जब व्लॉग बनाना था, कंटेंट बनाना था, इन्होंने लिटरली वो थाल जो फूलों के थे पकड़े हुए, वो शूट करवाया, फिर है ना दरगाह पे जाते हुए दिखाया, सब कुछ दिखाया। मतलब अपनी इबादत, इसको इबादत ही बोलूंगी मैं, हालांकि ये जायज नहीं है इस्लाम में, लेकिन ये लोग इबादत के तौर पे दिखा रहे हैं। तो इसको भी तुम मोनेटाइज कर रहे हो। मतलब तुम्हारा ऊपर वाले के साथ में कनेक्शन प्राइवेट नहीं है, उससे भी तुम्हें पैसा कमाना है। तुम जब उसके सगे नहीं हो तो तुम दुनिया में किसी के क्या सगे होगे? मैं एज अ वाइफ कभी नहीं चाहूंगी कि मुझे मेरे हस्बैंड से मेरे बच्चे दूर रखें। कोई भी औरत नहीं चाहेगी या हस्बैंड नहीं चाहेगा, जब तक कि उनकी आपस में कोई पर्सनली डिफरेंसेस ना हो, कि हमें दूर दूर रखा जाए। जब तक उनके बीच में मोहब्बत है, वो हमेशा चाहेंगे कि हमें बुढ़ापे में साथ ही रखा जाए। तो अम्मी को तो एक दिन भी मैडम बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आज जनाब ने बता दिया था अपने ब्लॉग में कि मैं छक गया था इनकी लड़ाइयों से, मैं छोड़ के चला गया था। कितना काटा तुमने, कितना काटा। पर्सनल डिफरेंसेस छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं आगे बढ़ती थी तुम? है कहीं और, मतलब इस गली जाना होता था लेकिन दूसरी गली में चली जाती थी। देखो, जो एक्चुअल में प्यार में होते हैं ना, वो निभाते हैं, वो चीट नहीं करते हैं। और अगर आप चीट कर रहे हो, चीट करके कोई रिश्ता शुरू कर रहे हो, किसी की शादीशुदा लाइफ में चीटिंग जिसके साथ होती है उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। कितना तकलीफ से इंसान गुजरता होगा। एंड जो ग्लो था वो कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन में भी था, क्योंकि उसके साथ अचानक से ये सब हो गया। एंड ही कॉट देम रेड हैंडेड इन गोवा ऑल्सो। तो बहुत सारी हरकतें इन लोगों ने करी हैं। एंड ये लोग आकर के ज्ञान दे रहे हैं कि तुमने कैसे रिश्ते निभाने हैं, तुम कैसे फैमिली को साथ लेकर के चलो। हाँ, एक शौहर की जिंदगी में वाइफ और माँ दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो जब वो दूसरे की वाइफ थी तो उस शौहर की जिंदगी में क्यों नहीं इंपॉर्टेंस इसको रखने दिया? क्यों बीच में टपक गए?
ऊपर वाले का, उसका हमेशा से खौफ रहा है मुझे। उसका खौफ था कि बेटा कुछ भी हो ये नहीं करना, वो नहीं करना। तुम ये सब करके तुम्हें ऊपर वाले का खौफ था, फिर तुम बोल नहीं सकते कि तुम्हें ऊपर वाले का खौफ था। खौफ होता तो ऐसे तो काम होते ही नहीं। मतलब ऊपर वाले का खौफ होते हुए ये काम हुए हैं, तो जब खौफ नहीं होता तब तो तुम दुनिया की ऐसी-तैसी कर देते। तो ऐसे तो बहुत सारे आप कितने भी इनके वीडियोज़ उठा लो और इस बंदी का पास्ट की हरकतें और इसके प्रेज़ेंट में जो ज्ञान है उसको कंपेयर करो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब चक्कर चलाना सेपरेशन के बाद में भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक अच्छी-खासी शादीशुदा ज़िंदगी में चीट करना और फिर बैठ कर के इतने लंबे-लंबे भाषण दे के लोगों को उल्लू बना के अपने यूट्यूब चैनल चलाना और एक्सपोज़ करने वालों के भी घर बर्बाद करना, उनके भी घरों में लड़ाइयाँ लगवाना, पॉलिटिक्स चलना, ये सब इन लोगों की हरकतें हैं। तो तुम लोगों को किस ऊपर वाले का बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि तुम रिश्ते निभाते नहीं हो, तुम रिश्ते तुड़वाते हो। आज की डेट में तुम बैठ रहे हो, "हैं अम्मी खुश कैसे रहना चाहिए? हैं पापा कैसे खुश रहना चाहिए? खुश रहना कैसे चाहिए?" अभी तू 5 साल से लोगों को बता रहा है खुश रहिए, प्यार बाँटिए, खुश रहिए, प्यार तुझे खुद नहीं पता खुश कैसे रहना चाहिए। और हर इंसान के लिए खुशी अलग-अलग चीज़ में होती है। तुम्हारे लिए चीटिंग करने में खुशी थी, तो तुमने अपनी खुशी के लिए चीट कर लिया। तुमने सोचा नहीं कि दूसरे इंसान के घर में क्या बीतेगी, उनकी रेपुटेशन का क्या होगा। वो इज़्ज़तदार लोग थे। तुम लोगों की इज़्ज़त नहीं है तो तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोगों का वैसे ही भागम-भाग भगोड़ापन मचा रहता है। तो तुम्हें क्या लेना-देना दूसरे की रेपुटेशन से? हर की लाइफ में टेंशन होती है, हर इंसान की लाइफ में टेंशन होती है। तुम्हारी लाइफ में टेंशन का जो रीज़न है वो तुम खुद और तुम्हारा ये जनाब है। जब तक तुम्हारे जनाब के साथ में तुम रहोगी, तब तक तुम कयामत तक भी रहोगी तो टेंशन लेती ही रहोगी। इट्स अ फैक्ट। जैसी करनी वैसी भरनी। जनाब का ईगो मसाज करती रहो, जनाब को गिफ्ट्स दिलाती रहो, जनाब के घर को पालती रहो, क्योंकि एक टाइम के बाद यूट्यूब बंद हो जाएगा और जनाब किसी लायक नहीं होंगे। जनाब ने पहले ही कह दिया, मुझे सोना बहुत पसंद है और मैं बहुत आलसी हूँ। जनाब ने पहले ही कह दिया, तो ये जो सोना बहुत पसंद है और आलस की बीमारी है, ये शुगर मॉमी ने डलवाई है। तो अब जनाब हो गए हैं जाम। अब जनाब को एक सॉन्ग भी शूट करना होता है, तो उसके बाद 10 दिन जनाब बीमार होंगे, रेस्ट लेंगे, उसके बाद में खड़े हो पाएँगे। अगर कोई सीरियल करेंगे तो टाइम टू टाइम उनको ड्रिप लगवानी है, उनके फिज़ियोथेरेपी होनी है। मतलब 35-40 की उम्र में 60 वाला बुढ़ापा आ गया है जनाब के। तो जनाब वैसे भी रिटायर हो चुके हैं, अब काम तो मैडम को ही करना है। तो अब हम बता देते हैं लहर और नानी का टॉपिक। तो नानी जो हैं बहुत ही ज़्यादा भटक रही हैं गाइज़। नानी कच्चा मामू के यहाँ थीं। कच्चा मामू के ऊपर डाल दिया गया था लिटरली नानी को। कच्चा मामू ले जाओ यहाँ से हम टिकट कर देंगे आपका, आपका भाड़ा दे देंगे, ले जाओ नानी को, कुछ दिन की बात है। फिर उसके बाद बेटी खाला आएगी, हम बुला ही लेंगे। नानी कुछ दिन की बात है, वो नेहा बता रही है कि वो मौदाहा में है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। तो वो नानी मौदाहा में ही थी और वो जिस जिस अगले दिन जब निकली हैं, उस मेरा फिर है ना वीडियो देखने के बाद में इसने पूरी प्लानिंग सेट कर ली। फिर वो मामू उसके ले गए और इसने वीडियो कॉल दिखाई डब्बा ने और वीडियो कॉल में नानी कुछ दिन के ये तो घर जो हमने लिया है नानी के लिए लिया है। फ्रेंड्स देखो छोटा पड़ जाता है, नानी को भी चाहिए, अम्मा को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो नानी की रियलिटी ये है, कच्चा मामू है, उन्होंने इतने दिन से लगातार इनको कॉल कर करके परेशान कर रखा है कि मैं नानी को नहीं रख सकता, मैं अपनी माँ को नहीं रख सकता, हम थक चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं। जन्नती बेटा, जन्नती जो दूसरे को जन्नत का टिकट दे रहा था, भाई तुम हो कौन जो दूसरे को बताओगे? तुम अपनी खुद की रियलिटी तुमने देखी है? अपनी माँ को रखने के लिए तुम कह रहे हो कि मैं 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना जाने कितने दिन हो गए, मोर देन 2 वीक्स हो चुके हैं कि वो बार-बार इनको कॉल करके और इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और उन्होंने अल्टीमेटली बाकी लोगों को फिर रिश्तेदारों को कॉल करना शुरू किया कि लेके जाओ यहाँ से, हमारी छुट्टी-वुट्टी नहीं है, वरना हम छुट्टी वाले दिन खुद आकर के पटक के चले जाएँगे। और किसी भी रिश्तेदार ने कोई एंटरटेन नहीं किया क्योंकि ये नानी से खुल्लम-खुल्ला लोग अपने बाकी बेटों की बुराइयाँ करवाती हैं, उनके यहाँ शादी में नहीं जाने देती हैं, उनके बच्चों की शादी में, तो कोई क्यों करेगा? अब तुम जब ज़िम्मा ले रहे हो, दुनिया के सामने ज्ञान बाँट रहे हो कि नानी भी है, नानी की भी ज़िम्मेदारी है, नानी की ज़िम्मेदारी आज की डेट में इनकी कोई नहीं लेना चाह रहा। मतलब वो अम्मा वो 93 इयर्स के अबव हो चुकी हैं, इतनी बुज़ुर्ग लेडी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा, उनको मारा-मारा घूमना पड़ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इनके कच्चा मामू हैं, इन्होंने कहा कि लेके जाओ वरना मैं खुद आकर के पटक के चला जाऊँगा। तो इनके जो कारी मामू हैं, वो लेने के लिए आज गए और अब वो वहाँ से लेकर के आ गए हैं। तो अब ये नानी फिर वही अपने टूटे-फूटे कमरे में रहेंगी और उनकी टॉयलेट पता है बहुत उनके घर कमरे से दूर है, फिर उनको वो पूरा टीला चढ़ के फिर वैसे जाना पड़ता है। तो तुम इतनी अपनी नानी से प्यार करती हो और जनाब तुम इतना ज़्यादा आदर्श बेटे बन रहे हो क्योंकि तुमने तो बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सन और बेस्ट सबका खिताब ले रखा है। ऐसे कमेंट्स को तुम लाइक भी करते थे। तो जब तुम अपने आप को बेस्ट समझते हो, तो एक टॉयलेट, एक वॉशरूम उनके कमरे के पास नहीं बनवा सकते हो। उनको इस उम्र में इतना चल के जाना पड़ता है।
ये तो बेसिक बेसिक बात बता रही हूँ मैं, मतलब किसी बुजुर्ग महिला का वॉशरूम उसके घर के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। अपने पापा की तो तुम करते हो ना कि देव भैया हो, उनको दिक्कत ना हो, तो ये भी तो तुम्हारी माँ की माँ है, इनके लिए तो तुम नहीं सोचते हो। लेकिन जब ऑडियंस को लताड़ना होगा, मैं इनके लिए गाड़ी में भी, कार में भी, वहां भी सो सकती हो, तुम कहीं नहीं सो सकती हो, तुम फिर सिर्फ जनाब के साथ ही सो सकती हो। ये कहीं सोना तो दूर की बात, तुम अपने यहाँ किसी को सुला भी नहीं सकती हो। तो फाइनली जो नानी है वो कारी मामू के घर में आ चुकी हैं। अब जो भी खाने-पीने का इसका उसका सबकी ज़िम्मेदारी है फिर उन्हीं कारी मामू की, क्योंकि कारी मामू ही रहते हैं वहीं बगल में। एक कमरा नानी का है, फिर बगल वाला कमरा कारी मामू और उनकी बीवी का है और दूसरी वाली बच्ची है। तो बात ये है कि ये लहर भी पहुँच गई, लहर भी 2 तारीख को शायद पहुँच गई मौदहा में। 1-2 मतलब इसको काफ़ी दिन हो गए आए हुए। इस बंदी ने एक कपड़ा भी अपना मुंबई में नहीं धोया, सारे गंदे कपड़े भर के बैग में लाके। तो जब तुम उस घर में इतनी इम्पोर्टेंस रखती हो, तो तुम अपने कपड़े वहाँ नहीं धो सकती थी? अब बैठ के सबके सामने वहीं मोहल्ले में सबको दिखाते हुए एक-एक कपड़ा धो रही हो रोज़। तो इस मतलब तुम्हारे यहाँ इस बच्ची के कपड़े क्यों नहीं धुले? तुम तो कहती हो, "लहर तुम्हारे लिए ये मँगा दिया, लहर ये कर दिया, लहर रो रही है, लहर हम तो कह रहे हैं यहाँ रुक जाओ, तुम रुक नहीं रही हो।" इतनी नौटंकी उसकी फ़िक्र दिखाने की, और उसका एक भी कपड़ा तुमने नहीं वहाँ पे है ना धुलवाया या धोया या उसको धोने का जो भी टाइम दिया। घर के ही काम इतने लगवा दिए होंगे, काम करो इसीलिए तुम आए हो यहाँ पे, एज़ अ नौकरानी ही ट्रीट किया जाता है, जितने भी इनके गरीब रिश्तेदार हैं उनको। इतना ही नहीं, वो पेटी खाला के यहाँ भी जाती है तो वहाँ पे भी वो कपड़े-वपड़े धोने की उसको आज़ादी नहीं है। डब्बा ने कह दिया था ना, ये वाले वॉशरूम में, यहाँ भी चली जाओ। इसका मतलब हर किसी को वॉशरूम यूज़ करने की परमिशन नहीं है, इनके लिए एक सेपरेट वॉशरूम है, वही यूज़ करेंगे। बाकी मतलब ये परिवार वाले नहीं है। बाहर वालों के लिए तो देखो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी का कुछ नहीं पता, किसको क्या प्रॉब्लम है, तो उनका वॉशरूम अलग ही होना चाहिए। अपने खानदान वाले जो लोग मेन लोग होते हैं, उनके लिए उनके साथ थोड़ी कोई ऐसे करता है, वो तो कोई भी वॉशरूम घर में आके यूज़ कर सकते हैं। तो नानी मौदहा आ चुकी हैं। अब इसने मेरे को रॉन्ग साबित करने के लिए वीडियो कॉल दिखाई थी कि कच्चा मामू के बहुत आराम से, नानी तुम्हारा तो रंग भी खुल गया, ये भी हो गया। कितनी नौटंकी, और वो ही कच्चा मामू को अपनी माँ को एक-एक दिन रखने में परेशानी हो रही थी। लिटरली सबको कॉल कर के बोल रहे हैं कि भाई लेके जाओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्योंकि इनकी नानी ने सारी बहुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा किया है परेशान। तो भाई काम तो बेटे नहीं करते, बहुएँ करती हैं, बहुएँ नहीं करना चाहेंगी। तो सीधी-सी बात है। और ये जो कच्चा मामू है मुंबई की, इनकी कोई टिकट करके नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अपनी टिकट के पैसे तो लगा कर के ये नानी को छोड़ने जाएँगे नहीं जब तक कोई टिकट नहीं करेगा। जनाब को जब है कच्चा मामू, कैसे हम लोग साथ में खेला करते थे, कभी मैं आपकी गोदी में, कभी आप मेरी गोदी में, है कच्चा मामू, मज़े आते थे, गोदी-गोदी खेलते थे। इतना इतना मिलन दिखाया तुमने। अब वो कच्चा मामू परेशान है कि लेके जाओ मेरी माँ को, लेके जाओ, मुझे नहीं रखना अपनी माँ को। तुम लोगों ने सबके सामने ज़िम्मा उठाया हुआ है, नहीं हम तो नानी की भी देख-रेख करेंगे, हम तो अम्मा की भी देख-रेख करेंगे। जो हाल आज ये अपनी नानी का कर रहे हैं, भले ही ये मजबूरी में उनको बुला लें लोगों को दिखाने के लिए, रॉन्ग प्रूव करने के लिए कि नहीं, हम तो फ्रेंड्स अपने घर के बुजुर्गों का, सबके सर में माँ-बाप का, बुजुर्गों का साया रहना चाहिए। कितनी नौटंकी करेगी भई, कितनी नौटंकी करेगी। तो ये जो नानी है, इनको बिल्कुल अबैंडन करने की स्थिति में ही है, और व्लॉगिंग के बाद तो कोई नहीं पूछने वाला, और पिटारा भी अपनी माँ को नहीं पूछने वाली, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, ठीक है? और वो चाहती भी नहीं है। वो जब अपनी माँ की बिल्कुल भी कदर नहीं करती, तो उनका बच्चा जो कुछ भी कर रहा है, उन्हें दूर रख के कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, वो हर चीज़ में जी हुज़ूर है, जी हुज़ूर। और उनका कोई वो नहीं है, खुद की वॉइस नहीं है कि मैं कैसे रहना चाहती हूँ या किस तरीके से करना चाहती हूँ। हर चीज़ उनको अपने बेटे के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। तो जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब लोग जाइए, डब्बा को याद दिलाइए कि तुम्हारी नानी मौदहा में बहुत बुरे हाल में है। उनको वॉशरूम लाने, ले जाना, उनका खाना बनाना, ये है। सारी ज़िम्मेदारी अपने कंधे पे लो, दूसरों के कंधों पे मत डालो, क्योंकि तुमने ज्ञान दिया है, तुमने लोगों को बताया है, और ये जो घर में है, ये सबके लिए फ्रेंड्स, आपको तो पता है हम सबका ध्यान रखते हैं, अल्लाह ताला नवाज़े। चूड़ी भी लाके अपनी नानी को देंगे, तो कहेंगे बस फ्रेंड्स अल्लाह ताला इसी तरीके से तुम्हें सबका ख़्याल रख सके, सबका, है। एक स्वेटर भी दोगी तो दिखा के दोगी। अपने माँ-बाप की टेक केयर करने के लिए, अपने नानी की टेक केयर करने के लिए तुम्हें लोगों का वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि तुम्हें लोगों से पैसा कमाना है उस चीज़ को दिखा-दिखा के। लेकिन असल में तुम्हें उनकी कोई केयर नहीं और कोई खिदमत नहीं करनी। एंड आपने पेटी खाला एंड पिटारा की भी बातचीत देखी ना? बर्तन ले आई तो उसको कितने अफ़सोस हो रहा है, मतलब बर्तन भी तुम्हारे दिल से नहीं छूट रहे हैं। वो पिज़्ज़ा बर्तन ले आई, फिर उसके बाद पेटी खाला, खाओगे नहीं क्या? हाँ, खाओगी? पेटी खाला को पता है सबसे पहले यही खाने में टूटती है, तो 2 बहनें खाने में और बर्तन के पीछे लड़ रही हैं। इतनी तुच्ची लड़ाई, मतलब इतनी छोटी और इतनी ओछी लड़ाई कि हाँ, मैंने तो मतलब भावज और नंदों में भी ऐसी लड़ाई नहीं देखी।
2 सगी बहनें लड़ रही हैं ऐसी चीज़ के लिए। अब आप समझ लो कितनी मोहब्बत है एक-दूसरे के लिए इनके दिलों में। ये जो लहर थी स्टार्टिंग में, "नहीं चालू अप्पी इतना तो सब आप दे ही देती हो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है।" अब चालू अप्पी मुझे बैग चाहिए, चालू अप्पी मुझे स्टेशनरी चाहिए, चालू अप्पी मुझे पैंट्स चाहिए, चालू अप्पी मुझे ढीले पैंट्स चाहिए। अबे उसको पता है कि ये मुझे दिखा-दिखा के कमा रही है, तो मेरा तो इतना हक बनता ही है। देखो, एक बच्चे के लिए जब लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसको यहाँ पे प्यार मिलता है, उसको यहाँ पे अपनापन फ़ील होता है। अपनापन कैसा अपनापन है ये? जिसको एक भी कपड़ा उसका नहीं धोया है उस लड़की का वहाँ पे किसी ने। आप बोलो लहर खुद नहीं धो सकती, तो जब वो अपने कपड़े वहाँ पे धो सकती है, खुद उसके कपड़े उसको वहाँ पे धोने हैं, तो तुमने क्या उसकी केयर की, क्या उसको अच्छी फीलिंग दी? तुम अपने कपड़े काम वाली से धुलवाते हो, तो उसके क्यों नहीं धुलवा दिए? आपको क्या लगता है ये लोग अपने कपड़े हाथ से धो रहे हैं? ये चालू-वालू ये लोग अपने कपड़े हाथ से धो रहे हैं? काम वाली इनके घर के कपड़े धोती है। तो लहर के कपड़े क्यों नहीं धुलवा दिए? क्योंकि काम वाली को जो घर में मेंबर्स होते हैं उस हिसाब से पे किया जाता है कि इतने मेंबर्स के कपड़े धो रही हो तो इतने पैसे मिलेंगे। लहर के लिए एक्स्ट्रा पैसे देकर के तुमने कपड़े भी नहीं उसके धुलवाए और उसके पापा की बीमारी भी और उसके पापा की बीमारी अभी भी ऐसी की ऐसी ही है, बहुत तकलीफ वाली बीमारी है। लेकिन कितना यार वो इसी उम्मीद में जा रहे हैं मतलब कितना डिसरिस्पेक्ट होने के बावजूद भी गरीबी बहुत बुरी चीज़ है कि इसी उम्मीद में कि कोई पूछ ले, कोई देख ले, कोई कर ले। तो एक्चुअल में तुम देखो ना कि तुम्हारे वो सगे मामू हैं, तुम्हारे सगी नानी है, तुम मतलब उनके साथ में जो कि तुम्हारे अंदर घुसना चाहते हैं कि हमें कैसे-तैसे करके मोहताज बना करके ही रख लो। लेकिन नहीं, अपने तो रिश्ते निभाने नहीं है, दूसरे के घर में आग लगानी है, फिर बैठ कर के ज्ञान देना है। गुटखा किंग को सबने गुटखा लेते हुए देखा, खाते हुए देखा, चबाते हुए देखा। लेकिन जब इसको है ना रेंट आउट करना था, अपना गुस्सा लोगों को दिखाना था, पहले वो खाता था, उसकी गलती थी, अब उसने छोड़ दिया, अब वो नहीं खाता है। फौरन तपाक से झूठ। इन लोगों के मुँह से अपने आप को महान दिखाने के लिए इतनी जल्दी झूठ निकलता है ना, इतना फटाक से ये लोग झूठ निकालते हैं कि आप लोग यकीन ही नहीं कर सकते कि ये झूठ भी बोल रहे हैं। लोग तो गाइस 3 चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा हाइलाइट की हैं। फिलहाल नानी की जो कंडीशन है और मैडम और जनाब का इतना तगड़ा वाला लवलपाड़ा। तो अब जब भी ये बंदी ज्ञान देगी, मैं इसका लवलपाड़ा याद दिलाऊँगी क्योंकि इसने गलत किया है तो किया है। चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस जो कि इसने जानबूझ के किया। जब भी ये बताएगी कि ससुराल वालों की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हस्बैंड के साथ कैसे रहना चाहिए, प्यार-मोहब्बत कैसे करना चाहिए, टाइम टू टाइम इसको याद दिलाया जाएगा कि तुमने किसके साथ क्या-क्या किया है। पहले तुमने खुद अपनी ज़िंदगी में साफ रहे होते, तब जाके दूसरों को ज्ञान देते। ससुराल मक्खी की इमेज पे अभी तक लोगों से व्यूज़ और है ना रेपुटेशन अपनी बना करके खा रही है। तो इस तरीके से थोड़ी होता है गाइस। ये वर्शिपिंग कल्चर नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। नॉट जस्ट दीज़ पीपल, किसी के लिए भी वर्शिपिंग कल्चर नहीं होना चाहिए। अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। जो भी इंसान झूठ बोल रहा है, उसको झूठा ही बोलना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। और जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सब लोग इस चीज़ को हाइलाइट करो, नानी वाली चीज़ को वापस बुलाना पड़ेगा। जब हम अब नानी इनके गले की हड्डी बन गई है, ना ये निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। और जब-जब हम लोग इस चीज़ को हाइलाइट करेंगे, स्पेशली मेरे चैनल के थ्रू जब-जब इसको हाइलाइट किया जाता है, ये ज़रूर आती है प्रूव करने के लिए। जल्दी से नानी को बुलाओ, जल्दी से टिकट बुक करो। लहर को बुलाने के लिए तुमने उसके पापा को टिकट बुक करके उसके साथ नहीं भेजा अपने पापा के साथ। उसको किसके साथ भेजा? अपने सास-ससुर के साथ जिन्होंने इसके पापा को गालियाँ दी थी। मतलब कोई भी किसी की इज़्ज़त है कि नहीं है? फिर आप लोग बोलते हो कि लहर को ब्रेन वॉश किया गया है। ब्रेन वॉश एक लिमिट तक किया जा सकता है। एक 16-17 साल के बच्चे को उसके माँ-बाप की बेइज़्ज़ती करके और उसी इंसान के साथ में भेजना ये ब्रेन वॉशिंग नहीं होती। वो बच्चा लालची हो चुका है। उसने ये सोचा है कि मेरा बाप के पास पैसा नहीं है, वो तो मुझे दे नहीं पाता कुछ। यहाँ से मैं इन लोगों को कैसे छोड़ दूँ जो मुझे इतना सामान दिलाते हैं व्लॉग में दिखा-दिखा के। और डब्बा भी इसीलिए दिखा रही है क्योंकि उसको मौदाहा से सारी चुगली चाहिए। पहली बात तो उसको डब्बा ने लहर को चुगलीबाज़ी में लगाया हुआ है। मौदाहा में एक-एक घर में जाओ, क्या कहाँ चल रहा है, मुझे फ़ोन करके सब बताओ। इसलिए इसने वहाँ पे इसको छोड़ रखा है। अभी ये चली गई है, देखना चुकैया कि व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आएगी ये। वहीं पे रहेगी 4 कदम की दूरी पे, लेकिन व्लॉग में नहीं आएगी। इसकी सौतेली बहन जो है वो आएगी, ये नहीं आएगी। अब जो लहर की मम्मी थी, उनके साथ में ये कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते मुझे नहीं पता, लेकिन नानी जो है फिलहाल वही है। अब खाना भी उन्हीं को देना पड़ेगा, लहर को भी वही खाना बना के देगी। तो तुम लोग किस मुँह से मतलब ऐसे लेडी से काम करवा लेते हो या खाना खा लेते हो उसके हाथ का, जिसके खिलाफ जाकर के तुम्हें डब्बा से बुराइयाँ करनी है। और उन्होंने पहले से कभी कुछ नहीं कहीं बोला होगा। मतलब मोहल्ले में जो भी बातें उड़ रही हैं, जो भी लोगों को पता चल रही हैं, उन्होंने पहले से कभी कुछ नहीं बोला। सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग की है चालू ने की है, कि सौतेली माँ है, उसकी रियल माँ नहीं है, उसके दुनिया में कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाती थी, उसी माँ के हाथ के धुले हुए कपड़े पहनती थी, उसी माँ का घर सफाई करे हुए घर में रहती थी, उसी माँ ने सहारा दिया और उसी माँ को इसने छोड़ के लालच में किसको चूज़ किया?
चालू अप्पी को, जो कि लोगों के घर तुड़वाने में सबसे आगे है। दूसरों के घर तुड़वाती हो, वो तुम्हारा क्या घर बसा देगी लहर और पिज़्ज़ा? तुम लोगों को तो इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हारी आँखें जब तक खुलेंगी तब तक बहुत लेट हो जाएगी। तो गाइज़ आज के पॉइंट्स थोड़ा हाइलाइट करने ज़रूरी थे, सीरियस भी थे और फन ज़्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो जानी चाहिए ना। बताइएगा आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।